नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे मैं योगेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड कॉमर्स सब्जेक्ट, और आज उसकी जो यूनिट है मेरी 10 यूनिट है। 10 में से आज 10वें नंबर की यूनिट है। 10th जो यूनिट है हमारी इनकम टैक्स, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट लेक्चर है हमारा। और फर्स्ट लेक्चर में हम बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम अपने एडवांस लेवल पे आएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटबुक निकाल लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट्स बनाने हैं, एक एक पॉइंट को नोट करना है, अपने समरी नोट्स आपको रेडी करने, राइट। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। तो जो टैक्स है, ठीक है, तो टैक्स वर्ड आया कहां से है। इनकम टैक्स पे तो हम बाद में आएंगे कि टैक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है कि टैक्स वर्ड कहां है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा कि जो टैक्स वर्ड है वो कहां से लिया गया है। तो जो टैक्स वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड है टैक्स। और ये कहां से लिया गया, ये है टैक्सो। तो टैक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड टैक्सो से हुई है। किससे हुई है, टैक्सो से हुई है। ये हमारा बेसिक पॉइंट है बिल्कुल कि टैक्स कहां से आया है, तो लैटिन वर्ड है। सेकंड पॉइंट आता है कि भाई टैक्स है क्या, टैक्स की डेफिनेशन क्या है, किसे हम कहेंगे कर। तो कर क्या है बच्चा, आप ध्यान से समझना कि कर क्या है। कि कर एक फाइनेंशियल बर्डन है, आप पर, हम सब पर फाइनेंशियल बर्डन है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं सीधी सीधी भाषा में अगर हम कहें तो आपकी जो जेब है, जो पॉकेट है, वो पॉकेट पे कुछ भार पड़ने वाला है, मतलब आपकी जेब कटने वाली है, पैसा आपकी जेब से जाने वाला है, ठीक है। हाँ, और किसको जाएगा, किसको जाएगा तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि यार जो मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है, मतलब ऑप्शनल नहीं है कि आप हमारी मर्जी है कि सर हम टैक्स दें या ना दें, ना जी ना। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, है ना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और मैंडेटरी है, फाइनेंशियल बर्डन है, दो वर्ड है इसमें, वो इसको पहले अंडरलाइन करो फिर आगे पढ़ेंगे। तो टैक्स इज मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है। बर्डन किसके ऊपर है, इंडिविजुअल पे है और लीगल एंटिटी है, ठीक है। इनके ऊपर मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है अंडर एन एक्ट, ठीक है, अंडर एन एक्ट इम्पोज बाय गवर्नमेंट, इम्पोज बाय गवर्नमेंट, ये डेफिनेशन है। तो इसमें सबसे पहला आता है मैंडेटरी है। मैंडेटरी है मतलब गवर्नमेंट आपसे पूछने वाली नहीं है ना, ऑप्शनल नहीं है कि सर जी हम आपका टैक्स ले ले, हाँ जी सर ले लो, हमारा मन है। अब हमारा मन नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है। फाइनेंशियल बर्डन का मतलब है आपकी पॉकेट से कुछ जाने वाला है, आपकी पॉकेट कटने वाली, कटने की समझ रहे, मतलब देश हित में कट रही है। ये मत समझना कि कोई चोर ने पॉकेट मार ली, नहीं नहीं, देश हित में जा रहा है ये पैसा। कैसे जा रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी जेब पे बर्डन पड़ने वाला है, मैंडेटरी है, वॉलंटरी नहीं है, क्लियर है। इसके बाद किसके ऊपर लग रहा है, इंडिविजुअल पे लग रहा है, आप, मैं, लीगल एंटिटी है जैसे कंपनी है, फर्म है, ठीक है, लीगल एंटिटी पे लग रहा है अंडर एन एक्ट, ठीक है, इम्पोज बाय गवर्नमेंट। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां तक तो समझ आ गया कि सर मैंडेटरी है, फाइनेंशियल बर्डन है, जेब में से कुछ जाने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड, इसमें जो लाइन है जो जुड़ी हुई है उसके वर्ड को बहुत महत्वपूर्ण है, समझना उसको। क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, है ना। आपकी मार्केट में दुकान है ना, नई आपने दुकान खोली है किसी मार्केट में, और वहां पे कुछ लोग आते हैं, उनका ग्रुप आता है, समूह आता है, और आपसे कहते हैं भाई साहब हफ्ता दीजिए, हम हफ्ता वसूली करते हैं। आप कह रहे हैं किस चीज का हफ्ता, कह रहे हम आपको यहां पर प्रोटेक्शन देंगे, है ना, प्रोटेक्शन देंगे। तो आप समझ गए कि ये भाई ये अलग तरह के व्यक्ति हैं, आप मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं और इनका काम इस तरह का है। तो आपने कहा कि यार ठीक है, हम आवाज उठाएंगे, इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, पुलिस में जाएंगे। तो आपको लगा कि यार ठीक है हम दे देते हैं। हाँ, नहीं देना चाहिए, मैं मानता हूं, ना ही ऐसा काम सही है, लेकिन एक सिचुएशन समझाने के लिए आपने कहा कि भाई ठीक है भाई बताओ क्या है हफ्ता। कह रहे भाई हम हर महीने आपसे 1000 रुपए लेंगे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी बाहर का व्यक्ति आके लूटपाट नहीं करेगा। आपने 1000 रुपए दे दिए उस व्यक्ति को। मुझे बताओ क्या ये मैंडेटरी था? बिल्कुल था भाई, उनकी चलती है उस इलाके में,
है ना, दादागिरी है, गुंडे हैं वो वहां के, नहीं दोगे तो आपको परेशान करेंगे, आप वो ही परेशान करेंगे आपको, दूसरा तो छोड़ो। तो आपने कहा कि यार झंझट में नहीं पड़ना, ये पकड़ 1000 रुपए, भाई जय श्री राम, हमको नहीं पड़ना झंझट में, आप जाओ अपने, हमको धंधा करना है, बढ़िया आदमी है, लड़ाई झगड़े से दूर है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा आपकी जेब कटी, हाँ सर कटी, 1000 रुपए चले गए हमारी जेब से। क्या मैंडेटरी था, हाँ सर मैंडेटरी था, दिल तो बहुत दुख रहा था, अंदर से गालियां दे रहे थे, लेकिन क्या करें, सिस्टम की वजह से हमें देना पड़ रहा है 1000 रुपए, ठीक है, सिस्टम ही ऐसा है। तो दोनों डेफिनेशन में दोनों वर्ड मिल गए, मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन, मैंडेटरी मिल गया, आपकी इच्छा नहीं थी, देना पड़ रहा था जबरदस्ती, है ना, फाइनेंशियल बर्डन मिल गया, आपकी जेब कट रही है। तो क्या ये टैक्स है, सोच के देखो, क्या टैक्स कहेंगे हम इसे? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या ये टैक्स है? नहीं सर, ये टैक्स कैसे हो सकता है, ये तो इलीगल एक्टिविटी में आएगा, संवैधानिक ही नहीं है। इसका मतलब हमारे देश में ये पहले से डिफाइन है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। इसके लिए हमारा बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना हुआ है, और संविधान में आर्टिकल है 265, कौन सा आर्टिकल है? 265, ठीक है। संविधान में आर्टिकल है 265, जो बताता है, आर्टिकल है 265। ये जो आर्टिकल है हमारा, ये हमें बताता है, आर्टिकल 265, कि भाई सिर्फ टैक्स गवर्नमेंट ले सकती है, और वो एक्ट से ही ले सकती है। यानी कि अगर किसी का कानून नहीं है, अगर कानून नहीं बना है, तो गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स नहीं ले सकती। कानून होना बहुत जरूरी है। तो सर ये जो डेफिनेशन में जो लाइन है ना, अब देखो, अब पढ़ो, अब आपको समझ आएगी। अ टैक्स इज मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी, यानी कि हम और आप, मर्जी नहीं है, जबरदस्ती देना पड़ रहा है, मैंडेटरी है, जेब में से जा रहा है कुछ ना कुछ, जेब कट रही है हमारी, ठीक है। किसको जा रहा है वो पैसा? अंडर एन एक्ट, एक्ट के अंडर लिया जा रहा है, मतलब एक्ट बने हुए हैं, अंडरलाइन करना एक्ट को। और एक्ट में आप समझना, एक्ट कैसे बने हुए हैं आपके, हाँ जी, एक्ट कैसे बने हुए हैं आपके, एक मिनट, हाँ जी, एक्ट कैसे बने हुए हैं आपके? एक्ट बने हुए हैं, हाँ जी, एक्ट कैसे बना हुआ है कि सर एक्ट बना हुआ है जैसे आपका इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ठीक है। जैसे आपका जीएसटी एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट है, ठीक है, कौन सा? 2017। ये एक्ट बने हुए हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 265 है, वो यही कहता है कि भाई आप टैक्स वसूल कर सकते हो, लेकिन उसका एक्ट होना चाहिए, कानून के द्वारा वसूल कर सकते हो, गैर कानूनी रूप से गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स नहीं ले सकती, राइट? हाँ जी, गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स नहीं ले सकती है, राइट? समझ आया नहीं है? हाँ जी, समझ आया नहीं है? तो ये क्लियर हो गया, फाइनेंशियल बर्डन है, इंडिविजुअल पर है, लीगल एंटिटी है, ठीक है, एक्ट के से ले रही है और गवर्नमेंट ले रही है। कौन ले रही है? गवर्नमेंट ले रही है। तो हमने जो भाई लोगों को, बेटा गुंडे मवालियों को जो 1000 रुपए दिए थे डर की वजह से, है ना, वो टैक्स नहीं है, क्योंकि उसका कोई एक्ट नहीं है, और ना ही वो वसूली सरकार द्वारा की जा रही है। समझ आ गया आपको? तो आई होप आपको एक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ये डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बात, तो ये हो गया टैक्स, लैटिन वर्ड से है, टैक्सों से लिया गया है ना, मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है, आप पे हम पे है, ठीक है, और जो एक्ट से अंदर चार्ज किया जा रहा है, मतलब उसका कोई ना कोई कानून है, कोई विधान है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब बात आती है कि सर ये हमारी जेब कट क्यों रही है, हम कमा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए कहा मैंने,
कह रहे हैं कि क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बेटा ये जो पैसा है ये देश हित में जा रहा है। द मनी दैट यू हैव टू पे द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। तो गवर्नमेंट जिसको आपने बेटा चुना है ना, जिसने आपने जिसको वोट देकर चुना है, वो जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है कि वो देश की तरक्की करे, लोगों को सुविधाएं प्रदान करे, है ना, और जो अमीर और गरीब का जो भेद है उसको धीरे धीरे खत्म करे, समानता पे इस देश को लेके आए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाए, समान हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस में आपको सुरक्षा प्रदान करे। कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं सरकार पे। अब सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? तो यही पैसा है टैक्स, जो सरकार की रेवेन्यू का सोर्स है। और भी है सोर्स यही नहीं है, और भी सोर्स है, लेकिन ये भी एक उसमें से आय के सोर्स में आता है, जो हमारे कर है। समझ आया नहीं आया? तो आप जो पैसा दे रहे हो, जो आपकी जेब कट रही है, वो बेटा देश हित में कट रही है। वो पैसा सारा आपका कहां जा रहा है? वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। आपको बेटा ब्रिज बने हुए मिल रहे हैं, ट्रेन मिल रही है आपको, है ना, रेलवे, इतने सारे आपके सड़कें आपकी बना रहे हैं, लगातार लाखों किलोमीटर की सड़कें बन रही है, देशों को जोड़ा जा रहा है, राज्यों को सबको जोड़ा जा रहा है। एजुकेशन देखो 12th तक तो सब जगह फ्री कर ही दिया, आगे भी धीरे धीरे गवर्नमेंट फ्री कर रही है, सब्सिडी देती है। हेल्थ में देखो गवर्नमेंट सेक्टर ने काफी, हेल्थ सेक्टर में भी काफी योगदान देखने को मिलेगा, सुरक्षा मिलती है हमको। नहीं तो अगर आज डिफेंस नहीं होता तो बेटा दूसरे देश अब तक हम पे आक्रमण कर चुके होते, है ना, और हम गुलाम होते। तो सुरक्षा भी जरूरी है। सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में आ जाता है आपका, हाँ, कि जो आय अमीर और जो गरीब है उनके बीच में, हाँ, इनकम इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो वो आय की समानता के लिए भी ऐसा करती है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। टैक्स के रूप में आय की समानता में बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये सारे काम करती है। तो वह पैसा जो आपको सरकार को देना है, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं में, जैसे बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रक्षा, सामाजिक अर्थशास्त्र उद्देश्य प्रदान करने में किया जाता है। तो गवर्नमेंट ये इस सेक्टर में वो पैसा खर्च करती है, इसलिए आपसे वो टैक्स लेती है, उनका आय का साधन है। क्लियर है? तो चलो यहां तक 3 बातें समझ आ गई कि जो टैक्स है वो लैटिन वर्ड है, टैक्सो से लिया गया है, टैक्स की डेफिनेशन क्या है और टैक्स हम क्यों दे रहे हैं। अब फेस पे स्माइल है कि हाँ, अब हमें प्राउड हो रहा है हमें टैक्स देते हुए। अब आगे बढ़ते हम। हाँ, कईयों को लग रहा होगा कि सर हम तो टैक्स नहीं दे रहे, हम तो स्टूडेंट हैं। अभी आता है टॉपिक, आप दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, अब क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बता दिया आर्टिकल 265 में कि भाई गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगी तो उसका कानून होना चाहिए, बिना कानून के नहीं कर सकती। आर्टिकल 265 में बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, अनुच्छेद 265। अब कानून कहां से बनेगा भाई? कानून भी तो कोई बनाएगा ना। कानून कैसे बनेगा? तो उसके लिए आर्टिकल दे रखा है। तो क्या कह रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स। तो भाई जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा सकती है। संविधान राज्य और केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार देता है। ये आर्टिकल है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 दे रखा है आपको, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को राइट दे रखे हैं कि भाई आप कानून बना सकते हो, आप कानून बना सकते हो। तो कर लगाने का अधिकार है तो कानून होना चाहिए। हमको पता है कानून के बगैर हम नहीं लगा सकते कर, गवर्नमेंट को पता है। अब कानून कहां बना सकते? तो कानून के लिए हमको 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 246। उसमें हमें गवर्नमेंट को राइट दे रखा है कि भाई आप कानून बना सकते हो। अब आपको पता है कि हमारे देश में जो है राज्य में एक राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और एक सेंटर में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनके लिए अलग अलग लिस्ट दे रखी है। हाँ जी, तो पहली लिस्ट आती है 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 में, जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट कहते हैं। इसमें बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, ठीक है, वो मुद्दे हैं इसमें जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कानून में परिवर्तन कर सकती है, नए कानून बना सकती है, पुराने को रद्द कर सकती है। वो सारे हैं। जैसे कि अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि मोदी सरकार बहुत
कानून के ऊपर बहुत काम कर रही है। जो पुराने कानून हैं उनको धीरे धीरे, जो ब्रिटिश काल में बने थे, जो अब तक लागू हो रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, ठीक है, और नए कानून उनकी जगह बनाए जा रहे हैं या फिर चेंजेस किया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो सारे नियम है वो आपको यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। अब देखो, हम राजनीतिक विज्ञान तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमारा काम है टैक्स पढ़ना, तो हम सीधा टैक्स पे आते हैं कि भाई जो टैक्स है जिसमें इनकम टैक्स आता है सबसे पहले, जो आपकी आय पर लगता है, ठीक है। क्या पता आप बेटा आप आय नहीं अर्जित कर रहे हो, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई आय नहीं है, तो ये आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। मेरी आय है, आपके पिताजी की आय है, आपकी फैमिली में आपके जो भाई बहन है, रिलेटिव है, उनकी जो जो आय कमा रहे हैं, और आय कमाने वालों से सबसे भी नहीं लिया जाता, एक लिमिट होती है जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, उस लिमिट से ज्यादा होगा तो ही टैक्स आपसे लिया जाएगा। वो जो आयकर है जो हम दे रहे हैं, आपके पिताजी दे रहे हैं, आपकी फैमिली वाले दे रहे हैं, आपके दोस्त दे रहे हैं, ये सारा जो भी आयकर के दायरे में है वो सारा पैसा किसके पास जा रहा है? सोच के देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा है? जल्दी से सोच के बताओ। तो वो सारा पैसा कमेंट्स बॉक्स में जल्दी आंसर दो। हाँ जी, वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है तो कानून बनाने का राइट क्लियर हुआ किसके पास होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो वो जो मुद्दा है वो किसमें दिया हुआ है? यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। हाँ जी, यूनियन लिस्ट में। और सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री कर रही है, एंट्री नंबर 82, मतलब वहां पे सीरियल नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, तो 82वें नंबर पर टैक्स ऑन इनकम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा? टैक्स ऑन इनकम, यानी कि आपकी आय पर टैक्स से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82, 82 नंबर की एंट्री पर हमें ये राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। क्लियर है? ये हिंदी में लिख रहा है प्रविष्ट संख्या बाय आयकर पर। लेकिन आयकर में ही एक और इनकम आती है ना? हाँ जी, वो आती है एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। अब कृषि आय आप सबको पता होगा, नहीं पता हो तो नोट कर लेना। कृषि आय हमारे देश में, इस आय पर जो इनकम टैक्स है वो क्या है? बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, मतलब ऐसी इनकम पे टैक्स नहीं लगता। इनकम हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि आय तो आपको, साधन तो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है, आय कहां से कमा रहे हो, लेकिन इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी सर, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है? जब हमारे पिताजी टैक्स दे रहे हैं, है ना, उनका तो वो वेतन पे है ना, किसी का बिजनेस है वो टैक्स दे रहा है, समझ रहे हो? तो टैक्स तो हर कोई दे रहा है ना अपनी आय के ऊपर, तो फिर एग्रीकल्चर इनकम पे क्यों टैक्स छोड़ा गया? सोच के बताओ क्या रीजन रहा होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाता हमारे भारत देश में? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके। किसान है जो हमारे भाई हैं, जो प्राइमरी क्षेत्र का एक पार्ट है इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं एग्रीकल्चर, तो हम चाहते हैं कि इनको सपोर्ट किया जाए कि करोड़ों कमाओ लेकिन आपको उनके ऊपर टैक्स नहीं देना, ठीक है। हाँ, लेकिन अब इसमें भी सुधार की गुंजाइश लग रही है, आने वाले टाइम में इस पे सुधार होगा। हाँ, क्यों होगा सुधार? क्योंकि अब लोगों को पता लग चुका है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले, बड़े बड़े उद्योगपति एग्रीकल्चर सेक्टर में निकल गए हैं। क्यों निकल गए हैं? क्योंकि उनको पता है टैक्स ही नहीं लगता, है ना। यानी कि अगर टैक्स नहीं लगता तो बेटा लास्ट में पता है टैक्स लगने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है ना बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है नेट प्रॉफिट आपका। इतने खर्चे होते हैं, इतना टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत कम बचता है बिजनेस में। और अगर टैक्स ना होना तो समझ लो बिजनेस आपका बहुत बहुत करोड़ों आपको कमा के दे सकता है। तो मैं गरीब किसानों की बात नहीं कर रहा, जो छोटे छोटे किसान है बेचारे, कभी उनको कैसे नुकसान हो जाता है, कैसे कैसे अपनी जीविका चला रहे, मतलब उनको देखते हैं तो मजदूर वाली फीलिंग आती है। व्यवसाय तो कहीं से लगता ही नहीं कि कृषि व्यवसाय होगा उनका। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे उद्योगपति हैं जो एग्रीकल्चर में करोड़ों रुपए छाप रहे, करोड़ों रुपए, है ना। तो अब बताओ क्या उनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए अगर वो इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं? तो इसमें जहां तक है चेंजेस आएंगे, अभी तक कोई चेंज नहीं है, आने वाले समय में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा क्योंकि सरकार इस बात पे ध्यान रख रही होगी कि हाँ, नजर होती है सरकार की, है ना। पहले जब फ्री करा था, जब बेटा देश में कोई अमीर था ही नहीं, है ना, अमीर था ही नहीं, सारे के सारे किसान भाई थे, हमारे सारे मजदूर भाई थे, वो खेती कर रहे थे, है ना। दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि टैक्स नहीं लगाने का, क्योंकि अगर टैक्स लगाएंगे तो सीधी सी बात है कि जो भी
जो भी सरकार ऐसा निर्णय लेगी तो उसकी सरकार गिरने की पूरी संभावना है। तो राजनीतिक पार्टी अपना हित भी देखती है कि यार क्यों खामखा इससे छेड़छाड़ करें, क्योंकि जरा सा भी कोई भी चेंजेस होता है तो तुरंत आंदोलन हो जाते हैं, क्योंकि किसान जुड़े हुए बेटा धरातल से, है ना, वो तुरंत ही आंदोलन पे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट यहां भी बचती है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अभी हमारा टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। आने वाले में चेंजेस होगा तो हम चेंजेस भी जरूर देखेंगे। आइए अब क्या है, एग्रीकल्चर इनकम को यहां एग्जेम्प्ट रखा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है इसके ऊपर टैक्स लगाने की। किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर नहीं है, किसके पास पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो टैक्स ऑन इनकम एंट्री नंबर 82 में है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट देखो ध्यान से, छोड़ दो भाई, एक्सक्लूड कर दो एग्रीकल्चर इनकम को। एग्रीकल्चर इनकम चली गई स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको टैक्स के दायरे में नहीं ला रही है, इस पे टैक्स नहीं लगा रही है। रीजन मैंने आपको बता दिया, सभी सरकारों को सरकार गिरने का डर है, इसी वजह से कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है, ठीक है, कि टैक्स लगाए। लेकिन आने वाले समय में बदलाव मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा, जहां पर जो अमीर है, जो करोड़पति उद्योगपति है, उसको इस दायरे में लाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। स्टेट लिस्ट आती है हमारी, स्टेट लिस्ट। अब ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये यहां से तो हटा दी, तो ये कहां डाल दी, एंट्री नंबर 46, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स है उसके संबंध में कानून बनाने का प्रावधान किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट का पास है। और पूरे भारत देश में जितने भी स्टेट है सबने इसको टैक्स फ्री कर रखा है। इस इनकम पे कोई भी स्टेट आज की डेट में टैक्स चार्ज नहीं करता है। तीसरा आता है कंकरेंट लिस्ट आती है, यानी कि ऐसे मुद्दे जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहां तक आपको याद क्या रखना है, 7th शेड्यूल है, आर्टिकल 246 में कानून बनाने की पावर दे रखी है। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पास पावर है। दूसरी स्टेट लिस्ट है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तीसरी कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें आपके स्टेट और सेंटर दोनों को पावर है। मुद्दे बहुत सारे, लेकिन हम फोकस करेंगे अपनी सब्जेक्ट पर। तो इनकम टैक्स, हाँ जी, इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एंट्री नंबर 82 पर है ना, सीरियल नंबर जो है। और एग्रीकल्चर इनकम को यहां से हटा के स्टेट सूची में डाला है, तो एग्रीकल्चर इनकम पे कानून बनाने का जो राइट है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये सारे डेटा आपको याद करने हैं। अब तक 4 चीजें मैंने आपको करा दी है, ध्यान से आपको समझना है। अब आता है डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स। जैसे 2 तरह के टैक्स हमको देखने को मिलते हैं, सभी को पता है 2 तरह के टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, है ना। प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, तो देखो इससे समझते हैं हम। मैं ये कह रहा हूं, हाँ जी, यहां पर, हाँ जी, लीजिए, ये है बेटा मिस्टर एक्स। कौन है मिस्टर एक्स, जिसकी इनकम है, जो बेटा इनकम अर्न कर रहा है ना, इनकम है, और ये इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। मान लो बेटा इसकी इनकम है, अभी एक एग्जांपल के लिए मान लो कि इसकी इनकम बेटा 20 लाख है, ठीक है, समझाने के लिए सरल भाषा में, ऐसा होता नहीं है, सरल भाषा में समझाने के लिए। और इसकी 20 लाख की इनकम पर 2 लाख रुपए गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम आपसे 2 लाख रुपए टैक्स के रूप में लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात, टैक्स के रूप में लेंगे क्योंकि आपकी 20 लाख इनकम है। हमें कैसे पता लगेगा ये टैक्स जो लिया जा रहा है ये डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। तो आपको 2 चीजें देखनी है, एक तो ये देखना है कि लेवी ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स किसके ऊपर लगाया गया है। लेवी ऑफ टैक्स का मतलब टैक्स किस पे लगाया गया है, सर लेवी ऑफ टैक्स, लेवी ऑफ टैक्स, लेवी ऑफ टैक्स बताओ किसके ऊपर है, मिस्टर एक्स पर है। क्यों, क्योंकि मिस्टर एक्स की जैसे इनकम दिखी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं एक काल्पनिक क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल भी इसको रिलेट मत करना कि ऐसा होता है, साधारण भाषा में समझाने के लिए। 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए गवर्नमेंट कह रही हम आपसे टैक्स लेंगे। किसके ऊपर टैक्स लगा, मिस्टर एक्स पे। इसको कहते हैं लेवी ऑफ टैक्स, कि भाई टैक्स जो लगाया गया है वो मिस्टर एक्स पे लगाया गया कानून के तहत, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये पे किसको करना है, पे भी इसी को ही करना है, तो इसका मतलब बर्डन किसके ऊपर है, बर्डन भी इसके ऊपर है। समझ आ रही है मेरी बात, 2 वर्ड,
बर्डन ऑफ टैक्स। तो बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन भी इसी व्यक्ति के ऊपर है ना। टैक्स लगाया इसके ऊपर जा रहा है, बर्डन भी इसके ऊपर ही है, यानी कि चार्ज गवर्नमेंट इसी से कर रही है, इसी की जेब कटने वाली है, इसी की जेब से पैसा निकाला जाएगा, लगाया भी इस पे जाएगा, पैसा जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा वो भी यही करेगा, बर्डन भी इसी के ऊपर पड़ रहा है ना। सर ऐसा तो हर बार ही होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जहां टैक्स चार्ज किसी और व्यक्ति से किया जाए और जेब किसी और की कट जाए। है बेटा एग्जाम्पल ऐसा है। आप गए बेटा डोमिनोज पिज्जा खाने, हाँ जी डोमिनोज गए पिज्जा खाने, तो डोमिनोज का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वहां पे आपको बिल मिल जाता है 101%, और कहीं आपको क्या पता बिल ना मिले तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो जब कभी भी आप ऐसे जाओ जहां पे बिल आपको मिले, तो आप गए ऐसे स्टोर पे, डोमिनोज है, पिज्जा हट है, जो भी है, ठीक है, हाँ आप गए वहां आपने ऑर्डर करा पिज्जा, भाई आपने पिज्जा ऑर्डर करा, पिज्जा था 1000 रुपए का, कितने का था? 1000 रुपए का पिज्जा था। लेकिन क्या आपको पिज्जा 1000 का मिल जाएगा? नहीं। मान लेते हैं कि उसमें 100 रुपए ऐसे और 100 रुपए ऐसे, दो टैक्स जुड़े हुए थे। आपने देखा यार पिज्जा तो 1200 का है, और मजे की बात है आपको बताया ही नहीं गया पिज्जा 1000 का था और टैक्स जुड़ा है, आपको 1200 रुपए ही बताया गया होगा कि पिज्जा का प्राइस कितना है, 1200 रुपए है, ठीक है। और आपने जब स्लिप देखी तो उसमें देखा कि यार दो टैक्स उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, 10%, 10%, ये मैंने ले लिया, 10% लगा हुआ है और 10% जो प्राइस थी 1000 का, तो 1200 रुपए आपने दिए, ठीक है। अब पता है ये क्या है? ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आता है, ध्यान से समझना। इसमें क्या हुआ, इसमें ध्यान से समझना। आपने किसको ऑर्डर करा? सर हम तो गए थे पिज्जा वाले के पास, पिज्जा वाले की शॉप थी, यहां पे ये बैठा था व्यक्ति, है ना, हाँ जी, और हमने इससे पिज्जा लिया। अब ध्यान से समझना, अब ये व्यक्ति है ना, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, जैसे ही इसने सप्लाई करी, लेवी ऑफ टैक्स, जैसे ही बेटा इसने सप्लाई करी वैसे ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। कह रहे सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई पे लगता है जीएसटी। कह रहे गवर्नमेंट की नजर थी बेटा, कैमरे लगा रखे गवर्नमेंट, ओहो सप्लाई कर रहा है, तुरंत आ गई गवर्नमेंट, लाओ भाई टैक्स दो, सप्लाई कर रहे हो, है ना, लेवी ऑफ टैक्स लगा दिया। लेकिन ये चला, ये कह रहा कि ओहो मैं क्यों दूं टैक्स, मैंने क्या करा, मैं तो चीजें बेच रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, मैं क्यों टैक्स दूं? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई तू ऐसे कर, कस्टमर से ले ले। तो इसने ये जो बर्डन है वो क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ओहो, तो यहां पे टू डिफरेंट पर्सन हो गए, लेवी ऑफ टैक्स अलग पर्सन पे है, बर्डन ऑफ टैक्स अलग पर्सन पे है। पिज्जा जैसे ही सप्लाई किया, पिज्जा डोमिनोज ने, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब टैक्स लगाया जा रहा है आपके ऊपर, आपने सप्लाई कर दिया है ना एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसने क्या करा, इसने बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर की ओर, आपसे 200 रुपए ले लिए और गवर्नमेंट को दे दिए। समझ आ रही है मेरी बात? तो फाइनली एक टैक्स का बर्डन पड़ा किसके ऊपर, फाइनली कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। जब जीएसटी डिस्कस करेंगे तब समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, अभी नहीं। अभी हमको क्या समझना है, अभी हमको यह समझना है कि एक ऐसा टैक्स है जिसमें एक पर्सन, मेरी इनकम, मुझ पे ही लेवी ऑफ टैक्स भी मेरे पे ही है और बर्डन ऑफ टैक्स भी, दोनों सेम पर्सन है, अलग अलग नहीं है। तो वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। इसमें उदाहरण आता है इनकम टैक्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आता है हमारे पास ऐसा टैक्स का ऐसा सिस्टम जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं, जिसमें लेवी ऑफ पर्सन अलग पर्सन पे है, डोमिनोज वाले पे है, और बर्डन किस पे है, कंज्यूमर पे है। किस पे है, कंज्यूमर पे। ये सिस्टम कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझ आया नहीं आया? जहां पे दोनों एक वो डायरेक्ट, जहां पे दोनों अलग अलग पर्सन वो क्या हो गए, इनडायरेक्ट हो गए। हाँ सर अब समझ आ गया। तो अब डिफरेंस क्लियर कर लो। बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय पर्सन हिमसेल्फ, हाँ जी, जिसपे टैक्स लगाया गया है बोझ भी उसी के ऊपर पड़ने वाला है, वो है डायरेक्ट टैक्स। यहां पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है, टैक्स लगाया गया डोमिनोज के ऊपर सप्लाई करते ही, लेकिन उसने बर्डन शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। फिर आता है प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर क्या होती है? प्रोग्रेसिव नेचर ये होती है बेटा, आयकर में जिसकी इनकम ज्यादा होगी उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, जिसकी कम होगी उससे कम लिया जाएगा, और जिसकी एक लिमिट से भी कम होगी उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हम इससे आय की असमानता को कम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अमीरों से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, गरीबों से हम टैक्स ले नहीं रहे, और वो जो टैक्स का पैसा है वो उससे फायदा अधिकतर किसको मिलता है, गरीबों को मिलता है। शिक्षा है ना,
आपकी एजुकेशन है, आपकी हेल्थ सेक्टर है, डिफेंस, गरीबों को ज्यादा दी जाते हैं वो चीजें, तो वहां से पैसा लेके एक तरह से और गरीबों में वो एक तरह से सब्सिडी के रूप में बांटा जाता है, फिर सर्विस सेक्टर में जो भी है। तो ये आय की असमानता को कम करता है। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का, जितनी ज्यादा इनकम टैक्स की रेट बढ़ती जाएगी। अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, ये सारे है ना, हाँ जी, ये सारे इनकी टैक्स की रेट, इनका टैक्स अलग है, मेरा अलग है, मैं अलग टैक्स देता हूं। और क्या पता किसी की इनकम बहुत ही कम हो तो उसकी टैक्स रेट अलग मिलेगी। समझ आ रहा है? अमीर ज्यादा टैक्स देगा और उससे जो गरीब होगा उससे टैक्स कम होगा या फिर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव नेचर। क्या कहते हैं? हाई टैक्स रेट, हाई रेट ऑफ टैक्स ऑफ पीपल हैविंग एबिलिटी पे। ठीक है, जो जितना ज्यादा पे कर सकता है उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है? रिग्रेसिव नेचर का मतलब है भाई माचिस की डब्बी मैं खरीद लूं, अंबानी खरीद ले, कोई बेचारा गरीब खरीद ले, ठीक है, जिसके पास आय के साधन नहीं है, सबसे टैक्स समान ही लिया जाएगा। ये नहीं है कि अंबानी माचिस खरीद रहा है बेटा तो उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, नहीं, सबसे समान एक टैक्स की रेट है और उससे ही उस पे हर एक व्यक्ति से, ये बिना देखे कि किसके साधन है आय के और किसके नहीं है, सबसे टैक्स लिया जा रहा है। अब आपको आंसर मिल गया होगा कि आपका देश में सेवा में योगदान है या नहीं है। हाँ जी, चाहे बेशक आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आप जब पेन खरीदते हैं, जब आप कॉपी खरीदते हैं, जब आपके घर वाले आपके खाने के लिए दाल चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, बेटा हर चीज के ऊपर जीएसटी है, हर चीज के ऊपर जीएसटी है। और जीएसटी है तो फिर सीधी सी बात है आप टैक्स दे रहे हो, और आप दे रहे हो तो आपका देश की तरक्की में आपका प्रत्यक्ष योगदान है ना। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट है। तो अब पीछे मत हटना कोई कहे कि नहीं सर हमारा देश में क्या योगदान है, बिल्कुल है, ठीक है, हाँ देश आप सबकी वजह से ही चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रिग्रेसिव नेचर कहते हैं, मतलब सबके लिए एक समान कर की दर है, अमीर गरीब कुछ नहीं, ठीक है। अब आता है इसमें एग्जाम्पल है इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दिया। इसमें जीएसटी है और एक है कस्टम। कस्टम को हम कहते हैं सीमा शुल्क, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब कस्टम ड्यूटी लगती है, तो वो भी किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, जो डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, जो वो अथॉरिटी कौन सी है? वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसमें कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में इनकम जब आप अर्न करते हो, है ना, इनकम जब अर्न करते हो तब आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और जीएसटी में एग्जांपल है कि जीएसटी में टैक्स तब लगाते हैं जब सप्लाई होती है। क्या होती है? सप्लाई होती है। अब ये जीएसटी में है, डिस्कस करेंगे सप्लाई क्या है, सब चीजें क्या है, कब मानी जाती है कब नहीं मानी जाती, बहुत बड़ा चैप्टर है, सिलेबस में होगा तो करेंगे, हालांकि है नहीं सिलेबस में, जीएसटी बिल्कुल बेसिक दे रखा है, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो जीएसटी में जब सप्लाई होती है तब टैक्स लगाया जाता है, और कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो लगता है। तो ये हो गए। हाँ जी, अब ये सारा क्या है? बेसिक चल रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, बिल्कुल धरातल से उठ के, है ना, कि इनकम टैक्स कहां से आया है, कैसे बना है, सब चीजें पढ़ने वाले, सब चीजें। लो जी, अब आ गया सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट और लॉ में अंतर है ना। लॉ में बहुत सारे पॉइंट हैं, वो सब मिलके लॉ बनते हैं, है ना। उसी में से एक पार्ट है इनकम टैक्स। तो यहां पे हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो लॉ में आएंगे, जिसको हम इनकम टैक्स लॉ कहते हैं। उसमें पहला पॉइंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, 1961। तो आईटी एक्ट है हमारा 1961, इज मेन लॉ ऑफ इनकम टैक्स। इट इज प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटीज, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट एटसेट्रा। ये सारा बताता है कि भाई आपकी टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, आपकी टैक्स लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होगी, असेसमेंट कैसे होगा, वो सारी चीजें कहां दी हुई है? इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ पॉइंट है जो आपको समझ के जाने हैं। वो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि ये एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से बेटा ये पूरे भारत में लागू है, होल ऑफ इंडिया, ठीक है, संपूर्ण भारत में लागू है। इस एक्ट में टोटल जो सेक्शन है वो 298 है, और जो शेड्यूल है वो कितने हैं? 14 है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ऐड करनी है अपनी नॉलेज में, ठीक है। एक्ट के संबंध में पता होना चाहिए कि कब लागू हुआ,
कहां लागू होता है और सेक्शन कितनी है और शेड्यूल कितने हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट, इनकम टैक्स लॉ का। तो एक्ट भी लॉ का पार्ट है और इनकम टैक्स रूल भी है। अब ये रूल क्या है, रूल आप समझिए। हाँ जी, जैसे जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं तो आपको कहा जाता है सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन की रेट नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब जो है डेप्रिसिएशन वो लगाया जाए। अब कहां प्रिस्क्राइब है, तो वो जो प्रिस्क्राइब है वो है इनकम टैक्स एक्ट रूल में वो चीजें प्रिस्क्राइब होती है। ठीक है, आईटी एक्ट एम्पावर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मेक रूल, तो वो रूल बना सकते हैं जिसमें सारे आपके आईटी इनकम टैक्स के फॉर्म दिए हुए, प्रोसीजर भी दिया हुआ है। जैसे परक्विस्टेज टैक्सेबल होती है सैलरी में, तो वो परक्विस्टेज का वैल्यूएशन कहां पे है, वो यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सारे सीबीडीटी नियम बनाती है ना, सारे फॉर्म बताती है, प्रक्रिया भी समझाती है इनकम टैक्स एक्ट रूल। ठीक है, वो एक तरह से सहायक हो गया, हर चीज एक्ट में नहीं है, कुछ चीजें आपको रूल से बताई जाएंगी। क्लियर है, तो ये भी एक्ट का पार्ट है। तीसरा आता है फाइनेंस एक्ट। हाँ जी, फाइनेंस एक्ट वित्त अधिनियम, जो हमारे जो संसद है उसमें आपको पता है कि अभी जैसे 1 फरवरी को 2024 को फाइनेंस एक्ट बिल पास किया गया है। ठीक है, तो वो जो बिल है हमारे, है ना, जो बजट हम प्रस्तुत करते हैं उसी में जो 1 फरवरी 2024 को बजट प्रस्तुत करा है, उसमें जो फाइनेंस एक्ट है वो आने वाले टाइम के लिए है, मतलब अभी वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारा जो एप्लीकेबल है वो है हमारा फाइनेंस बिल 2023। ठीक है, फाइनेंस बिल 2023। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एवरी ईयर, हर साल बेटा, है ना, फाइनेंस बिल हर साल फाइनेंस एक्ट आएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंटेड ऑफ फाइनेंशियल बिल ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में फाइनेंशियल बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो बिल प्रेजेंट किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया जाता है श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, ऑन 1 फरवरी 2023 को। तो हर साल वित्त मंत्री है जो वो संसद में क्या करेगा, संसद में एक वित्त विधेयक पास करेगा। ठीक है, और उससे 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक पॉइंट आ गया हमारा, एज सून एज बिल प्रेजेंटेड बाय बोथ ऑफ द। अब ये जो बिल है, हाँ, ये आपको सभी को पता है, सभी कहीं ना कहीं आप राजनीति से टच में हैं। हमारे जो 2 हाउस है ना, एक तो हमारी लोकसभा है और एक हमारी विधानसभा है। तो पार्लियामेंट कह रहे हैं एज सून एज बिल पास बाय बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से वो पास होगा, लोकसभा राज्यसभा, एंड देयर आफ्टर रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये कह रहे हैं राष्ट्रपति की सहमति होगी, उस पर हस्ताक्षर होते हैं, इन बिकम द फाइनेंस एक्ट। उसके बाद वो क्या बनता है, फाइनेंस एक्ट बनता है। ये प्रोसीजर दे रखा है आपको कि कैसे कैसे फाइनेंस एक्ट बनता है। तो फाइनेंस बिल 2023 बिकम फाइनेंस एक्ट कब बना, ये फाइनेंस एक्ट 2023 कब बनाए, जब 31 मार्च 2023 को राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए, तब ये एक्ट हमारा बन गया 31 मार्च 2023 को। जैसे ही विधेयक संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, दोनों सदनों द्वारा, दोनों में रखा जाता है, दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, वित्त अधिनियम बन जाता है उसके बाद, और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद विधेयक 2023 31 मार्च 2023 को वित्त अधिनियम 2023 बन गया है। क्लियर है। ये आपको ये बताया है कि कैसे कैसे फाइनेंस एक्ट है जो हमारा वो तैयार होता है 2023। यही एप्लीकेबल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। हाँ जी, अब अमेंडमेंट की अगर हम बात करें इसमें, तो कह रहे द अमेंडमेंट प्रपोज therein are then incorporated in the Income Tax Act. The Finance Act bring amendment to direct tax law and it provide tax rate also. कह रहे इसमें क्या है, इसमें प्रस्तावित संशोधन, जितने भी अमेंडमेंट है वो सारे जो है
को फिर आयकर अधिनियम में शामिल किया जाता है, उनको हम इनकम टैक्स में शामिल करते हैं जितने भी हमारे अमेंडमेंट हुए हैं। वित्त अधिनियम प्रत्यक्ष कर कानून में संशोधन लाता है और कर की दरें बताता है। तो फाइनेंस एक्ट हर साल क्यों आ रहा है? सर कह रहे जब हमने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया है ना, तो फिर ये हर साल इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि उसमें बेटा अमेंडमेंट करने होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, तो इसलिए हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, उसके जरिए उसमें अमेंडमेंट होते हैं और जो टैक्स की रेट है उनमें बदलाव होता है। उसमें क्या होता है? बदलाव होता है, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलता है, इसलिए हम फाइनेंस एक्ट हर साल पारित होता है, हर साल बनाया जाता है, ठीक है। हर साल कोई भी साल ऐसा नहीं है जब छोड़ेंगे हम। तो कह रहे थे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट, तो फाइनेंस एक्ट 2023 का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें उसके 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट, 4 भाग है। वित्त अधिनियम 2023 की अनुसूची में 4 भाग है जो कर की दरों को बता रहे हैं, आपकी टैक्स की रेट है जो वो बता रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट, हाँ जी, अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है, नोट कर लेना है अच्छे से। पहला पार्ट क्या है? तो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर हमारा करंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर जो हमारा है कर निर्धारण वर्ष वो है 2024-25। तो उसके संबंध में टैक्स की दरें दे रखी हैं फर्स्ट पार्ट में कि 24-25 में जब कर निर्धारण होगा, सर परसेंट बनता है कर निर्धारण वर्ष क्या, असेसमेंट ईयर क्या है, अभी समझेंगे, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद आने वाला है टॉपिक। तो अभी ये समझ लो असेसमेंट ईयर में जो जैसे आप जिस ईयर में इनकम अर्न करते हो उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और अगले साल उसके ऊपर क्या लिया जाता है? टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, असेस किया जाता है आपका टैक्स, तो वो असेसमेंट ईयर है। तो 24-25 में यानी कि 23-24 में हम जो कमाएंगे उसको हम 24-25 में उसके इनकम पे हमको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, टैक्स की कैलकुलेशन होगी 24-25। तो 24-25 में सारी जो रेट है टैक्स की वो दे रखी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि भाई टीडीएस जो काटा जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, ठीक है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। 23-24 में जो इनकम होगी उस पर जो टीडीएस काटा जाएगा उसकी रेट दे रखी है फाइनेंस एक्ट है जो हमारा 2023 उसके सेकंड पार्ट में दे रखी है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में रेट दे रखी है जो करंट ईयर में टैक्स लगेगा, करंट असेसमेंट ईयर में 2024-25 में, और सेकंड पार्ट में आपको टीडीएस की रेट दे रखी है। क्लियर है? फिर आता है हमारा फाइनेंस एक्ट 2023 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में गिव द रेट ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम कंप्यूटिंग सैलरी हेड। तो सैलरी हेड से जो टीडीएस काटा जाएगा वो, और एडवांस टैक्स के बारे में ये सारी की सारी डिटेल कहां दी हुई है? 3rd में दी हुई है। क्लियर है कि एडवांस टैक्स कैसे कैसे हम वसूल करेंगे, किस रेट से करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी, वो सारा 3rd में दे रखा है, वो सारी रेट, ठीक है। 4th शेड्यूल आता है हमारा, इसमें कह रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम, गिव द रूल्स फॉर एग्रीकल्चर फॉर कैलकुलेटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आपको दे रखा है 4th पार्ट में। कितने, कौन से पार्ट में? 4th। तो 4 पार्ट हो गए आपके फाइनेंस एक्ट के। पहला पार्ट है आपकी टैक्स की रेट बताएगा असेसमेंट ईयर जो 24-25 में लागू होंगी। दूसरा पार्ट है आपका टीडीएस की रेट बताएगा जो प्रीवियस ईयर 23-24 में लागू होंगी कि किस रेट से आपकी इनकम पे टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 3rd पार्ट आता है जो सैलरी पे टीडीएस काटा जाएगा और जो एडवांस टैक्स है उसकी जो रेट है वो बताई जाएगी। 4th वाले में आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे नेट एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करने के संबंध में आपको बताया जाएगा, ठीक है, नियम बताए जाएंगे कि नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट है, चारों समझ लेना। क्लियर हुआ? समझ आया? तो पहले हमारा था लॉ पढ़ रहे थे हम, इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में पहला हमने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर हमने इनकम टैक्स रूल पढ़ा 1962, उसके बाद हमने फाइनेंस एक्ट पढ़ा 2023। ये सारे लॉ के पार्ट है। अब लॉ के पार्ट में एक आता है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर आता है, और एक आता है नोटिफिकेशन। कौन जारी करती है? सीबीडीटी जारी करती है। सर्कुलर क्या है? तो जब कोई भी रूल बनाती है सीबीडीटी तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई वो कैसे क्या कहना क्या चाह रहा है, उसके लिए वो टाइम पे सर्कुलर जारी करती है। क्या जारी करती है? सर्कुलर जारी करती है। फिर सर नोटिफिकेशन क्यों आते हैं? तो नोटिफिकेशन इसलिए आते हैं कि अगर मान लो कि कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से किया जाता है। तो साल के दौरान जो भी अमेंडमेंट करने होते हैं सीबीडीटी को, ठीक है, वो सारे किससे करती है? नोटिफिकेशन जारी करके करती है। अब इसमें क्या है? इसमें यह समझना है कि जो सर्कुलर है
वो किसको बाउंड करता है? तो वो एओ को बाउंड करता है। किसको बाउंड करता है? एओ को। तो यहां पे तो आपको बता रखा है कि सर्कुलर है क्या। सर्कुलर आर इशू बाय द सीबीडीटी टू क्लैरिटी द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सर्टेन प्रोविजन। अंडरलाइन करो, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सर्टेन प्रोविजन। तो जो भी इनकम टैक्स के प्रोविजन है एक्ट में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टाइम पे सीबीडीटी सर्कुलर जारी करती है, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। दूसरा कहते हैं नोटिफिकेशन क्यों होता है? तो नोटिफिकेशन आर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी, दोनों कर सकती है, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है। तो अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, क्या बनाने की? प्रभावी बनाने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए केंद्र सरकार और सीबीटी द्वारा अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये कि जो सर्कुलर सीबीडीटी जारी करती है ना, वो किसको बाउंड करता है? तो वो असेसिंग ऑफिसर को, एओ को बाउंड करता है। किसको बाउंड करता है? एओ को, कर निर्धारण जो अधिकारी है। लेकिन सर्कुलर जो है हमारा सीबीडीटी जो जारी करती है, वो एसएससी को बाउंड नहीं करता और कोर्ट को भी बाउंड नहीं करता। आपके ऊपर वो आपको बाउंड नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, और किसको बाउंड करेगा? एओ को। लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट मतलब असेसिंग ऑफिसर को भी बाउंड करता है और एसएससी को भी बाउंड करता है। क्लियर है? चल, अब आते हैं इसमें पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन, वो भी इसमें लॉ में कंसीडर किए जाते हैं। जो भी फाइनल इनका डिसीजन आता है वो भी एक आपके इनकम टैक्स लॉ का क्या है? पार्ट है। तो इनकम टैक्स लॉ के 5 पार्ट हैं आपके। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। पहला इनकम टैक्स एक्ट है 1961, दूसरा इनकम टैक्स रूल है 1962, तीसरा आपका फाइनेंस एक्ट है, अभी आपके ऊपर जो एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है। चौथे नंबर का जो एक्ट है, फोर्थ नंबर पे सर्कुलर और नोटिफिकेशन है, और फिफ्थ नंबर पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन है। ठीक है। ये सब मिलके क्या बनते हैं? इनकम टैक्स लॉ बनता है। क्या बनता है? लॉ। तो इसका मतलब एक्ट और लॉ में आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मैं कहूं कि ये जो साइकिल है ये क्या है? एक्ट है। ये क्या है? लॉ है। ठीक है, ये लॉ है। तो इसके अंदर जो साइकिल है ये क्या हो जाएगा? ये अगर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स लॉ है, तो ये साइकिल क्या है? ये इनकम टैक्स एक्ट है। ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये आपका लॉ का एक पार्ट है। लॉ के अंदर एक पार्ट है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, तो इनकम टैक्स लॉ का स्कोप बड़ा है, वो वाइडर है। अब आता है, बार बार इसमें एक वर्ड आ रहा था असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि भाई असेसमेंट और प्रीवियस ईयर है क्या। हाँ जी, असेसमेंट ईयर क्या है? तो कह रहे असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर जिसको हम कह रहे हैं निर्धारण वर्ष, है ना। हाँ जी, कर निर्धारण वर्ष इनको कहते हैं असेसमेंट ईयर। हाँ जी, असेसमेंट ईयर निर्धारण वर्ष। क्या निर्धारण हो रहा है सर? हाँ जी, तो इसमें सर आपका टैक्स निर्धारण हो रहा है। इस ईयर में आपका टैक्स कैलकुलेट होगा और पेमेंट होगा। तो ये जो ईयर है इसमें आप टैक्स का पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है। और ये शुरू कहां से होता है? तो ये 12 महीने का है। कितने महीने का है? 12 महीना का। सभी एसएससी है उनके लिए सभी समान है। असेसमेंट ईयर 12 का है। कब से स्टार्ट होगा? आपका ये ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल। तो अभी जो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और कहां जाके एंड होगा? 31 मार्च, ये नो नहीं है, मार्च लग, 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 2025 को ये आपका असेसमेंट ईयर है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। राइट, समझ आए? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा कि असेसमेंट ईयर का मीनिंग दे रखा है ना। वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि कहां से स्टार्ट होगा, कहां एंड होगा। तो कह रहे असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे। अप्रैल का जो महीना है हर साल बेटा, हर साल अप्रैल का जो महीना है वहां से स्टार्ट होगा हर साल। ठीक है, और एंड कहां होगा? अगले साल, एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो जो करंट हमारा असेसमेंट ईयर है, जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर है वो कहां से स्टार्ट है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है और जो कहां तक है? 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2025 को एंड होगा। समझ आया नहीं है? इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर
ऑफ एन एसएससी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि जो इनकम होती है आपकी एसएससी की, एसएससी करदाता जिसकी इनकम है उस इनकम पर, प्रीवियस ईयर की इनकम पर, प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। तो आपसे जब हम कह रहे हैं ना कि आपकी 24-25 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 असेसमेंट ईयर है, इसमें टैक्स आपसे टैक्स का आपको पेमेंट करना होगा, टैक्स वसूला किया जाएगा, टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी, लेकिन कौन सी इनकम पर, पिछले साल की इनकम पर, प्रीवियस इनकम पे। अच्छा सर, ओके ओके, समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर, इसको पिछला वर्ष नहीं कहते, हिंदी में कहते हैं इसको गत वर्ष। क्या कहते हैं, गत वर्ष। हाँ जी, गत वर्ष कहते हैं। अब गत वर्ष क्या है कि ऐसा साल जिसमें आपने इनकम अर्न करी है, इनकम कमाई है, वो साल, हर साल इनकम कमाते हैं, है ना, तो वो साल हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर इज जस्ट प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से पिछला प्रीवियस ईयर होता है। अब सर आप कहोगे असेसमेंट ईयर तो हमारा, सर असेसमेंट ईयर तो हमारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है, ये है। अब इससे पिछला क्या होगा जरा मुझे बताओ, इससे पिछला होगा 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024, ठीक है, ये पिछला हो गया। तो असेसमेंट ईयर से ठीक पहले कौन सा ईयर आता है, प्रीवियस ईयर आता है, जिसमें इनकम अर्न की जाती है, ठीक है सर। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि सर ये तो हमको पता है, ये तो 12 मंथ का होता है, ये तो कौन से मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है, तो हमें पता है। तो क्या प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ का होता है? तो इसमें देखो कि कुछ ऐसा होता है जो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर 12 मंथ का नहीं हो सकता। तो जब आपने इनकम का सोर्स जनरेट हुआ, ये मैंने एग्जांपल लिया बिजनेस, क्या पता आपने जॉब ज्वाइन करी हो, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर आपका 1 अप्रैल 2023 से 24 है ना, आपने मान लो कि आपने 1 दिसंबर को जॉब करी 2023 को, इनकम जनरेट हुई आपकी पहली बार, इससे पहले नहीं थी इनकम, 1 दिसंबर 2023 को, और एंड कहां हो गई, 31 मार्च को, तो एंड हो गई होगा। तो फिर आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को कैसे चालू हो जाएगा, इससे पहले तो आपकी इनकम थी नहीं, इनकम ही आपकी जनरेट 1 दिसंबर से शुरू हुई है, तो इसका मतलब आपका प्रीवियस ईयर भी 1 दिसंबर से होगा। तो इसमें एक्सेप्शन है, 12 माह का नहीं होता सबके लिए, किसी का कहां से स्टार्ट होता है। ये एग्जांपल लिया मैंने बिजनेस, आप बिजनेस बिल्कुल रट मत लेना कि नहीं बिजनेस करना है, नहीं, सैलरी इनकम भी हो सकती, कोई भी इनकम हो जो जनरेट हुई है प्रीवियस ईयर में किसी डेट से, तो वहां से स्टार्ट होगा और एंड 31 मार्च को होगा, ये कंफर्म है। 31 मार्च हमारा जो प्रीवियस ईयर एंड होगा 24, ठीक है, 23, समझ आया। लेकिन जो पहले से ही सेटअप है, जिनकी पहले से इनकम जनरेट हो रही है, उनका स्टार्ट होगा वही 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 माह का। तो 12 माह से कम भी हो सकता है और 12 माह भी हो सकता है, दोनों। असेसमेंट ईयर सबके लिए 12 माह का होता है, समझ आ रही है मेरी बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रीवियस ईयर मींस। हाँ जी, कह रहे प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। बिल्कुल यही समझा हमने कि जो गत वर्ष है वो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष है, ठीक है। हाँ जी, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न कॉल्ड प्रीवियस ईयर। ऐसा साल जिसमें हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। क्लियर। अगला पॉइंट आता है हमारा असेसमेंट प्रीवियस ईयर डेफिनेशन समझने के बाद पर्सन क्या है। पर्सन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज 31 में दी हुई है ना। अब देखो जैसे हम लिखते हैं, मान लो कोई सेक्शन लिखी मैंने 18, ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, इसमें लिख दिया मैंने 18(3), फिर मैंने ये लगाया, फिर मैंने यहां पे लिख दिया 4। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 18 है ना, सब सेक्शन 3 क्लोज 4, यही पढ़ते हैं हम। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स में ये सेक्शन ऐसे इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि इसके और भी पॉइंट होंगे, जैसे चौथा पॉइंट होगा, जैसे दूसरा पॉइंट होगा, जैसे पहला पॉइंट होगा। अगर किसी सेक्शन को पॉइंटों में ऐसे बांटा गया तो हम उसको सब सेक्शन कहेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर नहीं बांटा गया, जैसे डेफिनेशन की सेक्शन है ये सेक्शन 231, अब इससे पहले 30 समझ रहे हो, दो जो सेक्शन है पर्सन जो है इसी डेफिनेशन में खत्म हो गया, इसके कोई सब पॉइंट नहीं है, कोई सब पॉइंट नहीं है। तो जब किसी के कोई सब पॉइंट ही नहीं है
समझ रहे हो? तो वो उसको हम बोलते हैं क्लोज। तो यहां पे सेक्शन 2 क्लोज 31 बोलूंगा। ऐसे ही एक सेक्शन आती है हमारी, सेक्शन 10 आती है। कौन सी आती है? 10 आती है। इसमें भी जो भी जुड़ेगा लास्ट उसको हम क्लोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 है और क्लोज क्या है? 31 है। क्लियर? इसमें दे रखी है पर्सन की डेफिनेशन कि पर्सन कौन है। अब इसमें पर्सन में आप सोच रहे होगे कि सर हम है या नहीं, इसमें बेटा सब है। इसमें इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, पर्सन की डेफिनेशन में किसी को नहीं छोड़ा। जैसे पर्सन में इंक्लूड है इंडिविजुअल, यानी कि आप और मैं, नेचुरल पर्सन जो होते हैं वो सारे इंक्लूड है इसमें। राम, श्याम, मोहन, सुरेश, अंकित, है ना, हाँ जी, करिश्मा, ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड है? क्या नाम से? पर्सन की डेफिनेशन में इनको, आप और हम सब, ठीक है। हाँ, आते हैं इंडिविजुअल हो गया, फिर आती है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। जैसे गुप्ता HUF है हमारी, वो सारी की सारी किसमें इंक्लूड है? HUF में इंक्लूड है। फिर आती है कंपनी, जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, वो भी इसमें इंक्लूड होती है। तो कंपनी इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, दोनों इसमें इंक्लूड होंगी। फर्म इंक्लूड हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, LLP भी इसी में ही आएगी, फर्म में, ठीक है। AOP और BOI, आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ये जो ऊपर पर्सन की डेफिनेशन आपको बता रही है, ये अगर मिलके कोई एसोसिएशन बना ले तो वो कहलाएगी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब कुछ इंडिविजुअल मिलके कोई ग्रुप बना ले। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट इसमें आती है आपके, ठीक है, हाँ, इसी में इंक्लूड होती है। फिर आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब जो हमारी नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी है, जो हमारी ग्राम पंचायत है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? लोकल अथॉरिटी में आते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने लास्ट वाला जो लिखा है, अब आप कहोगे मान लो कि सर ना हम इंडिविजुअल, ना हम HUF, ना हम कंपनी, ना हम फर्म, ना हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ना हम बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, हम नहीं है सर कुछ भी। हम कौन है? हम तो परम पिता परमात्मा है। अगर मान लो भगवान भी आ जाए, वो कहे कि भाई मैं तो यहां पे नहीं हूं, समझ रहे हो? भगवान कहां है यहां पे? भगवान बताओ, भगवान ना इंडिविजुअल है ना कुछ भी नहीं है। तो भगवान को इन्होंने कहा कि नहीं, हम भगवान को भी पर्सन की डेफिनेशन में डाल देंगे। तो यहां पे क्या आ गया लास्ट में? एवरी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन। तो ऊपर जो किसी में भी नहीं आएगा, जो ये कहता है कि भाई मैं ना इंडिविजुअल हूं, ना HUF हूं, ना मैं कंपनी हूं, ना फर्म हूं, ना AOP हूं, ना BOI हूं, तो भाई साहब मैं फिर कहां हूं? मैं पर्सन नहीं हूं। अगर आप पर्सन की डेफिनेशन से बाहर हो गए ना, तो फिर आप SSC हो ही नहीं सकते। पर्सन होना जरूरी है एक SSC होने के लिए, SSC जिससे टैक्स वसूल किया जाएगा। तो आप बच जाओगे, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं बचने देंगे, लास्ट वाला पॉइंट डाल दिया, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन। हाँ जी, इसमें सारे के सारे कवर हो गए जो भी है ना। तो हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति, HUF, एक कंपनी, फर्म, ठीक है, AOP, BOI और स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी और प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, एनी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, ठीक है। तो अगर परमपिता परमात्मा धरती पे आ जाते हैं तो गवर्नमेंट कहेगी सर आप भी पर्सन की डेफिनेशन में हो। इनकम टैक्स एक्ट है जो हमारा लॉ है, उसमें जो पर्सन की डेफिनेशन है एक्ट में, है ना, सेक्शन 2 क्लोज 31, वहां पे आप भी कवर हो। अगर आपने कोई इनकम कमा ली तो हम आपसे भी टैक्स वसूल करेंगे। फिर पर्सन होना बहुत जरूरी है ना। अब पर्सन आप हो गए, अब पर्सन हो गए तो इसमें AOP BOI को समझा रखा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल, ग्रुप बना सकते हैं वो अपना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आप पर्सन तो हो गए भाई, आप स्टूडेंट हो, पर्सन आप भी हो, मैं भी हूं, हम इंडिविजुअल में आते हैं। तो हम SSC है या नहीं है? हम दोनों में से तो मैं तो SSC हूं। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स देने के लिए लायबल हूं, मुझे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को देना है। आप मान लो कि आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप SSC नहीं हो। इसका मतलब पर्सन जितने भी हैं जरूरी नहीं है वो SSC हो, लेकिन SSC मैं, आप और हम दोनों पर्सन है, लेकिन मैं SSC हूं, आप नहीं हो। लेकिन मैं SSC हूं तो क्या मैं पर्सन होऊंगा? हाँ, ये कंफर्म है कि अगर कोई SSC है तो वो पर्सन होगा। अब SSC कौन है? SSC कौन है? तो कह रहे SSC मींस एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो करदाता का अर्थ कोई भी व्यक्ति जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर देने के लिए, ब्याज देने के लिए, जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है,
वो सारे के सारे एसएससी है। समझ आया नहीं आया? तो सारे पर्सन एसएससी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे एसएससी पर्सन होंगे ये 100% श्योर है। क्लियर है? ठीक है। एसएससी की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 7। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि जो प्रीवियस ईयर में इनकम आप अर्न करोगे, हमारा प्रीवियस ईयर है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-24, असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको टैक्स देना होगा, फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा 2023। ठीक है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट कह रहा है आपका कि भाई हम प्रीवियस ईयर के इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेंगे। ये समझ लो वो ही आपका असेसमेंट है। इसके एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन है ऐसे मामले जहां प्रीवियस ईयर की आय पर प्रीवियस ईयर में कर योग्य हो जाती है। तो ये अपवाद हो गया ना, सामान्यतः ऐसा नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। मैं प्रीवियस ईयर में इनकम कमाता हूं और असेसमेंट ईयर में मैं क्या देता हूं? टैक्स देता हूं। लेकिन एक्सेप्शन इसके हैं जिनके साथ होता है उनकी बात कर रहे हैं हम, जैसे इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट बाहर का व्यक्ति, समझ जाओ आप, शिपिंग बिजनेस कर रहा है वो, बेटा वो जहाज लेके आया इंडिया में, इनकम अर्न कर ली, है ना, और फिर इंडिया से बाहर वो, इंडिया की टेरिटरी से बाहर वो चला जाएगा। अब चला जाएगा, दोबारा आएगा नहीं आएगा, गवर्नमेंट को डर है। तो गवर्नमेंट कह रही कि भाई तू आएगा इंडिया में, अब हम तेरे को बाहर जब ही जाने देंगे, तूने जो भी इनकम कमाई है उसके ऊपर टैक्स देके जाओ। तो इसलिए इनसे टैक्स प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, तो लंबे समय के लिए, जैसे विजय माल्या जी है ना, जी तो नहीं लगाना चाहिए उनके आगे, तो ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, एक नाम और था, गलत नाम नहीं लूंगा, नहीं भाई कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है कि ये देश छोड़ के भग गए, है ना, और इनके ऊपर कर्जा था, वो कर्जा ये नहीं दे पा रहे हैं। अब भाई बाहर चले गए तो अब दिक्कतें आ गई ना, क्योंकि उस देश के नियम भी लागू हो गए। अब दिक्कत है उनसे पैसा वसूल करने में। लेकिन अगर भारत में ही होते फिर तो भारत की पहुंच में होते, भारत सरकार कानून को मानते हो और उन्हें टैक्स देना पड़ता। तो जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन भाई विदेश जा रहा है, छोड़ के जा रहा है देश और बहुत लंबे समय के लिए आएगा, वो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो कह रहे हैं कि भाई आपसे हम प्रीवियस ईयर में क्या ले लेंगे? प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? अगला कह रहे हैं, हाँ जी, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस। हाँ जी, भाई गवर्नमेंट को पता लग गया, सीबीडीटी डिपार्टमेंट को पता लग गया, गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, डिपार्टमेंट को पता लग गया कि भाई आप कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू करने वाले हो, खत्म, बंद करने वाले, अब ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट को लगता है पता नहीं आगे कुछ होगा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हाँ जी, कि भाई आप ऐसे करो, जो भी टैक्स है प्रीवियस ईयर का वो प्रीवियस ईयर में ही इनकम पे टैक्स आप दे दो। ठीक है, क्योंकि आप आगे बिजनेस कुछ करने वाले हो नहीं। एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन जो है, ठीक है, और फॉर पर्टिकुलर बिजनेस, कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेस की बात हो रही है कि जैसे मान लो कोई दिवाली आ रही है, हमने बेटा आप सब हमने मिलकर क्या करा, आतिशबाजी, होली आ रही है, जैसे होली आ रही है तो गुलाल की हमने बिजनेस कर लिया। अब ये जो बिजनेस होते हैं स्पेसिफिक बिजनेस होते हैं, फेस्टिवल गया, धंधा खत्म, आप अपने घर में अपने घर, अब गवर्नमेंट को बाद में टैक्स वसूल करने में दिक्कत आती है। तो ऐसा कोई बिजनेस है एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन का, तो गवर्नमेंट उससे प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेती है। समझ आ रही है मेरी बात? फिर आता है पर्सनल लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ठीक है, तो अगर कर से बचने के लिए कोई व्यक्ति संपत्तियों का हस्तांतरण कर रहा है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया, अब दिवालिया हो गया तो गवर्नमेंट उससे टैक्स वसूल नहीं कर पाएगी, है ना, और दिवालिया होने से पहले ही उस दोनों गवर्नमेंट को पता है दिवालिया होने और उससे पहले ही वो क्या कर रहा है, अपनी संपत्ति दूसरों को ट्रांसफर कर रहा है, ताकि जब मैं दिवालिया हूं तो मेरे से कुछ भी वसूल ना हो पाए। तो ऐसे में गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को अगर नजर पड़ गई, उसकी सब जगह नजर रखती है बेटा डिपार्टमेंट, ध्यान रखना है ना, हाँ, बच नहीं सकता है, कोशिश करते हैं टैक्स की चोरी करने वाले, लेकिन ये उन पे नजर रखते हैं, उनके फंडों को समझते हैं, और इसलिए बार बार अमेंडमेंट होते हैं ताकि ये जो मेथड है टैक्स को चोरी करने के लिए उनको धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। समझ आ रही है मेरी बात? तो चलिए, तो ये अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली ताकि आप फ्यूचर में कोई ड्यूटी से बच सके, तो भाई गवर्नमेंट आपको समझ जाएगी, टैक्स डिपार्टमेंट समझ जाएगा और आपसे प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में क्या ले लेगा, टैक्स ले लेगा। समझ आया नहीं आया? एक बार देखते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस करा है। करा बेसिक ही है, कुछ मैंने आपको कोई एडवांस नहीं कराया, कुछ नया नहीं बताया, सारी चीज बेसिक है। ठीक है, पहले डेफिनेशन आई हमारी,
टैक्स वर्ड है, लैटिन वर्ड है, टैक्सो से लिया गया है। दूसरा कहां डेफिनेशन, अर्थ क्या है, मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है, आपसे, हमसे, इंडिविजुअल से, लीगल एंटिटी से, पर्सन जो एसएससी उनसे लिया जा रहा है और गवर्नमेंट इसे वसूल कर रही है और एक्ट के अकॉर्डिंग कर रही है, बिना एक्ट के नहीं कर सकती गवर्नमेंट। फिर आता है गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सर गवर्नमेंट सेवा कर रही है, देश को बढ़ा रही है आगे, तो उसको आय चाहिए, इनकम के सोर्स है, तो हमको टैक्स देंगे, वही गवर्नमेंट की इनकम है और उससे वो एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा लगाती है। ये जो गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्ट से टैक्स वसूल कर सकते हो, बिना एक्ट के नहीं कर सकते, तो एक्ट बनाने की जो पावर है वो आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 7 शेड्यूल में आर्टिकल 246 में पावर दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स के संबंध में रूल बना सकती है, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, एंट्री नंबर आप याद कर लेना 82 और 46। फिर इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, लेवी ऑफ टैक्स और बर्डन ऑफ टैक्स, सेम पर्सन पे है डायरेक्ट टैक्स है, अलग अलग डिफरेंट पर्सन पे है इनडायरेक्ट टैक्स है, सेम, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, प्रोग्रेसिव नेचर है, अमीर से ज्यादा टैक्स, गरीब से नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा आता है रिग्रेसिव नेचर है, अमीर हो गरीब हो सबसे समान टैक्स लेंगे, इनकम टैक्स एग्जाम्पल है, जीएसटी और कस्टम एग्जाम्पल है, बोर्ड हो गया, सीबीडीटी और सीबीआईसी, ठीक है। और इनकम जब अर्न करोगे तब टैक्स लिया जाएगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस जब सप्लाई करोगे तब लिया जाएगा, कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो लिया जाएगा। लॉ के ये प्रावधान है कि लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट आ जाता है 1961, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट के बाद इनकम टैक्स रूल आ जाते हैं, फाइनेंस एक्ट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023, इनकम टैक्स रूल्स 1962, ठीक है। और इसके बाद ये सारा प्रोसीजर दे रखा है कि फाइनेंस एक्ट कैसे कैसे बनता है, बिल पास होता है, ठीक है। और फाइनेंस एक्ट के माध्यम से अमेंडमेंट किए जाते हैं, अमेंडमेंट है ना, नई नई रेट लाई जाती है। और इसके बाद जो फाइनेंस एक्ट है उसके 5 पार्ट थे कि एक तो जो असेसमेंट ईयर करंट ईयर है उसकी जो टैक्स की रेट है वो दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में टीडीएस की, फाइनेंस एक्ट के 5 पार्ट है, टीडीएस की रेट दी हुई है, थर्ड पार्ट में आपको सैलरी और एडवांस टैक्स, सैलरी पे टीडीएस और एडवांस टैक्स की रेट दी हुई है, और जो फिफ्थ पार्ट है उसमें एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताया हुआ है। फोर्थ आता है सर्कुलर और नोटिफिकेशन। सर्कुलर क्या है, सर्कुलर सीबीडीटी जारी कर रही है प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, नोटिफिकेशन अमेंडमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है, जो भी चेंजेस करने होते हैं नोटिफिकेशन से माध्यम से करते हैं। सर्कुलर बाउंड करता है एओ को, लेकिन एसएससी और हाई कोर्ट को, जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनको बाउंड नहीं करता। नोटिफिकेशन असेसिंग ऑफिसर को और एसएससी दोनों को बाउंड करता है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद क्या आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। डेफिनेशन आ जाती है हमारी कि चार्ज ऑफ इनकम टैक्स की डेफिनेशन है कि इनकम टैक्स बेटा आपका हर साल चार्ज होगा, हर ईयर में, ठीक है, और हर एक पर्सन पे वो लगेगा। और इफ चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाओगे उसके ऊपर लगाया जाएगा, क्लियर है। और जो रेट प्रेस्क्राइब है वो कहां है, फाइनेंस एक्ट में है। कहां पर है, फाइनेंस एक्ट में है, क्लियर है। फिर असेसमेंट ईयर आ गया हमारा कि 12 माह की अवधि है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 31 मार्च को क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी अगले साल। करंट हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को समाप्त होगा, क्लियर है, ठीक है। टैक्स इसमें कैलकुलेट करेंगे, टैक्स हमको पेमेंट कर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से जस्ट पीछे वाला ईयर प्रीवियस ईयर है जिसमें इनकम को अर्न किया जाता है, असेसमेंट में टैक्स लिया जाता है। करंट प्रीवियस ईयर हमारा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक है। लेकिन अगर किसी की इनकम पहले नहीं थी प्रीवियस ईयर में और बीच में किसी डेट को जनरेट हुई तो वहां से ही उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। कहने का मतलब 12 माह का भी हो सकता है और 12 माह से कम भी हो सकता है। पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल आ जाते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल के बाद एचयूएफ आ जाता है, फर्म आ जाती है, कंपनी आ जाती है, एओपी बीओआई आ जाता है, और जो बच गए वो एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन में कवर हो जाते हैं। पर्सन की जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 क्लोज 31। एओपी बीओआई आपको क्लियर हो गया। एसएससी पर्सन हो, जरूरी नहीं आप एसएससी हो, एसएससी वही हो सकता है पर्सन में से जिसको इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 के अकॉर्डिंग कोई टैक्स पे करना है, कोई पेनल्टी पे करनी है, ठीक
ठीक है, जो भी ड्यूटी आपको पे करनी है वो ही एसएससी है। जनरल रूल ये कहता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स दो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसको मैंने आपको बता दिया कि जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे ही प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाता है। तो ये 5 एक्सेप्शन है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे। आई होप आपको लेक्चर मजा आया होगा। मजा आया, आनंद आया तो एक बार कमेंट्स करके बताओ और वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। जय हिंद।